नमस्कार। दुनिया में देखिए कई इस्लामिक देश हैं, लेकिन ये अमेरिका और इजराइल, इनकी नज़रें खास तौर पर ईरान पर ही क्यों टिकी रहती है? ये सवाल अक्सर उठता है ना। हाँ बिल्कुल। और इस उलझे हुए रिश्ते को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम तक। हाँ, इतिहास में हमारे पास कुछ स्रोत भी हैं, एक यूट्यूब वीडियो के अंश हैं जिनसे हम आज इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध से। उस वक्त ईरान के जो शाह थे, उन्होंने सोचा कि हिटलर का साथ दिया जाए। अच्छा। हाँ, अब जाहिर है ब्रिटेन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें तो मिडल ईस्ट के तेल और सप्लाई रूट्स पर कंट्रोल चाहिए था। हाँ, वो तो जरूरी था उनके लिए। तो उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया, शाह को गद्दी से हटाया और उनके बेटे, सिर्फ 22 साल के थे वो, रजा शाह पहलवी, उन्हें शासक बना दिया। और ये जो नए शाह थे ये ब्रिटिश समर्थक थे, सही? हाँ बिल्कुल। और यहीं से मतलब ईरान में एक नया दौर शुरू हुआ, पश्चिमीकरण का दौर। हाँ, शाह पहलवी ने ईरान को बहुत तेजी से वेस्टर्न बनाने की कोशिश की, जैसे हिजाब पर पाबंदी लगा दी, मदरसे बंद, मस्जिदें बंद, शराब, पार्टियां, इनको बढ़ावा दिया गया। तो इसका तो विरोध हुआ होगा जबरदस्त, खासकर धार्मिक तबके से। बिल्कुल। जो पारंपरिक लोग थे, इस्लामिक विद्वान थे, वो बहुत नाराज हुए और इनमें सबसे मुखर थे आयतुल्ला खुमैनी। उनका विरोध बढ़ने लगा, इतना कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा। जी, शाह ने उन्हें देश से निकाल दिया। वो पड़ोसी देश इराक चले गए। इराक? हाँ, लेकिन वहां से भी उनका असर कम नहीं हुआ। वो कैसेट्स में अपनी स्पीच रिकॉर्ड करते थे। हाँ, वो कैसेट्स वाला किस्सा काफी मशहूर है। बिल्कुल। और वो चोरी छिपे ईरान भेजी जाती थीं, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई। एक बात और, सद्दाम हुसैन ने, जो तब इराक में थे, शाह को कहा भी कि खुमैनी को मरवा दो। अच्छा? हाँ, पर शाह ने मना कर दिया। सोचा कि ये बूढ़ा मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन फिर शाह से ही कोई बड़ी गलती हुई जिसने माहौल बदल दिया। वो परसेपोलिस वाली पार्टी। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। परसेपोलिस में एक बहुत ही भव्य, मतलब बेहद खर्चीली पार्टी रखी शाह ने। हाँ, सुना है। उस वक्त जब देश में गरीबी थी। बिल्कुल। तो आम लोगों में गुस्सा भड़क गया और खुमैनी ने इसी मौके पर शाह को आज के दौर का यजीद कह दिया। बाप रे। हाँ, तो जब हालात बहुत बिगड़े, शाह ने अमेरिका से मदद मांगी, पर कुछ हुआ नहीं। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। और फिर हुई इस्लामिक क्रांति। 14 साल बाद खुमैनी ईरान वापस लौटे, लाखों लोग स्वागत में। हाँ, वो एक ऐतिहासिक पल था। खुमैनी लौटे और ईरान बन गया इस्लामिक गणराज्य। और इसी दौर में ये नारे शुरू हुए, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। और वो अमेरिकी दूतावास वाला मामला भी तो तभी हुआ था, बंधक संकट। हाँ बिल्कुल। क्रांति के जोश में समर्थकों ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। 50 से ज्यादा अमेरिकियों को महीनों तक बंधक बनाए रखा। मांग क्या थी उनकी? वो चाहते थे कि अमेरिका शाह को वापस ईरान भेजे। और यहीं से, मतलब इस बंधक संकट से, अमेरिका और नए ईरान के बीच दुश्मनी की वो गांठ पड़ी जो आज तक नहीं खुली। तो क्रांति के बाद भी शांति नहीं आई ईरान में। एक और बड़ा संकट आ गया। सही कहा। पड़ोसी इराक के सद्दाम हुसैन ने हमला कर दिया और उन्हें तब अमेरिका और कई अरब देशों का सपोर्ट था। ईरान इराक युद्ध, वो तो बहुत लंबा चला था। हाँ, 8 साल। बहुत भयंकर जंग थी, लाखों लोग मारे गए। पर इसके बावजूद खुमैनी सत्ता में बने रहे। युद्ध खत्म होने के कुछ ही टाइम बाद उनका निधन हो गया। और उनके जनाजे में तो रिकॉर्ड भीड़ आई थी, है ना? हाँ, कहते हैं करीब 1 करोड़ लोग। एक रिकॉर्ड है ये। उनके बाद आयतुल्ला अली खामिनी नए सुप्रीम लीडर बने। अच्छा, इस भयानक युद्ध के बाद ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का क्यों सोचा? क्या ये अमेरिका और इजराइल से खतरे की वजह से था? हाँ, काफी हद तक। उन्हें लगा कि अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे हमलों से बचने के लिए परमाणु क्षमता जरूरी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी मिलना आसान नहीं था। यहीं पर पाकिस्तान का रोल आता है। अब्दुल कदीर खान। बिल्कुल। कहा जाता है कि AQ खान ने गुप्त रूप से सेंट्रीफ्यूज तकनीक ईरान को दी। सेंट्रीफ्यूज मतलब वो मशीनें जो यूरेनियम को एनरिच करती हैं, जिससे बिजली भी बन सकती है और हथियार भी। हाँ, और अमेरिका को इसकी भनक लग गई। जॉर्ज W. बुश ने तो ईरान को इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सिस ऑफ ईवल, यानी बुराई की धुरी कह दिया। हाँ, और फिर अमेरिका ने इराक पर हमला भी कर दिया। ईरान एक तरह से घिर गया। बिल्कुल। इसी माहौल में सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक फतवा जारी किया। फतवा किस बारे में? उन्होंने कहा कि इस्लाम में परमाणु हथियार बनाना हराम है, मतलब मना है, क्योंकि ये बेगुनाहों को मारते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसा नहीं करेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार है। पर क्या दुनिया ने इस पर यकीन किया या इसे सिर्फ एक बयान माना गया? मिलीजुली प्रतिक्रिया थी।
खैर, जांच हुई और उसमें पाकिस्तान वाले लिंक की पुष्टि हो गई। AQ खान ने भी मान लिया। और फिर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। हाँ, बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध। और इजराइल तो लगातार अमेरिका पर दबाव डाल रहा था कि ईरान पर हमला करो। लेकिन फिर बराक ओबामा के टाइम में वो JCPOA डील हुई, उससे कुछ उम्मीद बंधी थी। हाँ, 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लिमिट करेगा, बदले में प्रतिबंध हटेंगे। लगा कि शायद अब तनाव कम होगा। मगर वो उम्मीद भी ज्यादा टिकी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आ गए। हाँ, ट्रंप ने 2018 में डील से अमेरिका को एक तरफा बाहर खींच लिया। कहते हैं कि इसमें इजरायली लॉबी का भी हाथ था और ईरान पर पहले से भी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की अर्थव्यवस्था फिर चरमरा गई। और नतीजा? तनाव और बढ़ गया होगा, जाहिर है। बिल्कुल। ईरान ने भी जवाब में अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से तेज कर दिया, यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा दिया। और तनाव तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब 2020 में अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। हाँ, बगदाद में ड्रोन हमले में। उसके बाद ईरान में कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति बने। उन्होंने तो अमेरिका से बातचीत की गुंजाइश ही खत्म कर दी और इजराइल विरोधी गुटों को सपोर्ट जारी रखा। लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति रईसी की मौत हो गई हेलीकॉप्टर हादसे में। तो अब क्या लग रहा है? उनकी मौत के बाद जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उन्हें थोड़ा नरम माना जा रहा है। उन्होंने आते ही खामेनी के फतवे की बात दोहराई है और बातचीत की इच्छा भी जताई है। अच्छा, तो क्या पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है? खबरें तो यही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त बातचीत फिर शुरू हुई है। हालांकि इजराइल पर यह आरोप भी लगते हैं कि वो ईरान पर झूठे आरोप लगाकर और बातचीत के समर्थक ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाकर इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये है पूरी कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के सहयोग से लेकर इस्लामिक क्रांति, बंधक संकट, युद्ध, परमाणु महत्वाकांक्षाएं, प्रतिबंध, समझौते और अब फिर एक अनिश्चितता का दौर। अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये रिश्ता बहुत ही पेचीदा रहा है। बिल्कुल। और ये सवाल खड़ा करता है कि बाहरी दखल, अंदरूनी क्रांतियां, बदलते समीकरण, इस सब के बीच क्या प्रतिबंधों और शक के इस घेरे से बाहर निकलकर ईरान और इस क्षेत्र के लिए स्थिरता का कोई रास्ता मुमकिन है? ये सोचना जरूरी है।